अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में हम ये डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखेंगे तो 1905 आइंस्टाइन ने ये कहा कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। इसने कहा कि लाइट की ड्यूअल नेचर होती है। व्हाट इज ड्यूअल नेचर? यानी लाइट जो होती है वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करती है और as well as wave-like properties and particle-like properties। कि लाइट की जो ड्यूअल नेचर है वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करती है और वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी शो करती है, जिसको हम ड्यूअल कैरेक्टर कहते हैं, लाइट का दोहरा किरदार। लेकिन ये याद रखना है कि ये स्पेशल कंडीशंस के अंदर एक करैक्टर होता है, इस तरह से बाज दूसरी कंडीशंस के अंदर दूसरा करैक्टर होता है। तो इसी कंसेप्ट को 1924 में लुइस डी ब्रॉगली, एक साइंटिस्ट था, इसने क्या किया? एक्सटेंडेड idea of dual character या dual nature of light on material particles। उसने कहा कि अगर लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है तो मटेरियल पार्टिकल्स का भी ड्यूअल कैरेक्टर होना चाहिए। देखा, उसने कहा कि इफ light can behave wave as well as particle, then it is possible a material particle can has wave like properties and particle like properties। So in 1924 Louis de Broglie stated the idea of dual character of light and applied on material particles इसने इसको अप्लाई किया मटेरियल पार्टिकल्स के ऊपर। also derived an equation called de Broglie wave equation, डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड दी डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। यहां पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ एसोसिएटेड विद पार्टिकल, और इसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं, और एच क्या है जी? प्लांक्स कांस्टेंट है। और इस तरह से जो एम वी है इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है ये मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है। तो ये जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है एम वी, अब ये जो इक्वेशन हमने लिखी है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, इसको हम क्या कहते हैं जी? डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। और इसको हमने डिराइव करना है जिस तरह से डी ब्रॉगली ने इसको डिराइव किया था। तो इसकी जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन,
वेव इक्वेशन। तो डी ब्रागली वेव इक्वेशन के अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है जी अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू h nu। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। वी कैन राइट एज क्वेश्चन 1 कैन बी राइट एज कैन बी रिटन एज, देखिए जी हमारे पास जो न्यू है वो होता है c बाय लैम्डा, तो लिहाजा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी एच सी बाय लैम्डा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन mass energy relationship, according to Einstein mass energy relationship, तो आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो क्या कहती थी, वो कहते E is equal to mc square। दिस इक्वेशन नंबर 3। Now we will compare the equation number 2 and 3 by comparing equation number 2 and 3, we get left side to left side equal। This implies that hc by lambda is equal to mc square। c को स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दिया, बाकी बच गया h बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc। दिस क्वेश्चन नंबर 4। और h बाय लैम्डा इज इक्वल टू mv। c स्पीड ऑफ लाइट है और किसी और पार्टिकल के लिए हम इसको v लिख सकते हैं। तो अब लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालेंगे, इसको उठा के इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv, और लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p। तो ये इक्वेशन जो है लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p या लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv, दिस इज कॉल्ड द डी ब्रागलीज वेव इक्वेशन। तो ये है फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p और लैम्डा इज इक्वल टू h बाय mv। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम कह सकते हैं जी दिस इज द डी ब्रागलीज वेव इक्वेशन। डी ब्रागलीज वेव इक्वेशन। यहाँ पे हमने बता दिया जी लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है और p जो है वो मोमेंटम है ऑफ द मूविंग पार्टिकल। इस तरह से डी ब्रागली ने ये प्रूव किया कि जो मूविंग पार्टिकल है वो एज अ वेव बिहेव करता है और उसके साथ उसकी वेवलेंथ जो होती है वो एसोसिएट होती है और उस वेवलेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितना मैस ज्यादा होगा इतनी वेवलेंथ कम होगी। लेट्स सपोज अगर हम 10 ग्राम या 20 ग्राम मैस का कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी वेवलेंथ इंतहाई कम होगी जिसको हम मेजर नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा एक फुटबॉल जो है जब उसको फेंका जाएगा तो एट दैट टाइम उसके साथ भी वेव लेंथ एसोसिएटेड होगी, उसकी वेव बनेगी, बट वो मेजर नहीं की जा सकती लार्ज पार्टिकल होने की वजह से। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और मास होते हैं वो इनवर्सली रिलेटेड हैं आपस में। तो लिहाजा जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन है, एटम है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उनकी वेवलेंथ जो है वो आसानी के साथ मेजर की जा सकती है क्योंकि स्मॉलर पार्टिकल की वेवलेंथ जो होती है वो लार्जर होगी। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, डी ब्रागली वेव इक्वेशन।
और डी ब्रॉगली से क्वेश्चन जो है वो किसके लिए आई जी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए 1905 के अंदर आइंस्टाइन ने ये कंसेप्ट दिया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, wave like properties, also party like properties. In 1924, Louis de Broglie extended the idea of dual character of light and applied on the material particles. Applied on material particles. Also derived an equation called the de Broglie's wave equation. और de Broglie wave equation क्या है जी? Lambda is equal to h by mv. Lambda क्या है? Wavelength associated with the particle. h क्या है जी? प्लांक्स कांस्टेंट है. mp is equal to p, that is called the momentum of the moving particle. अब हम derivation of de Broglie's wave equation, derivation of de Broglie's wave equation में सबसे पहले according to Planck's quantum theory E is equal to h nu, nu is equal to c by lambda. Question number 1 can be written as E is equal to hc by lambda. According to Einstein mass energy relationship is equal to mc square. By comparing the both equation 2 and 3, we get the E is equal to E. These are cancelled, and this implies that hc by lambda is equal to mc square. स्केयर के साथ c को कैंसिल करते हैं तो h by lambda is equal to mc आ जाएगा, या हम h by lambda is equal to mv लिख सकते हैं. c स्पीड ऑफ लाइट है, और किसी और पार्टिकल के केस में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई और ऑब्जेक्ट के केस में हम उसको c की जगह पे v लिख सकते हैं, और lambda is equal to h by mv. तो r lambda is equal to h by v और lambda is equal to h by mv या lambda is equal to h by p को डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन कहते हैं. तो ये था डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन के बारे में. नेक्स्ट हम डिस्कस करना चाहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने कहा जी 1927 वर्नर हाइजेनबर्ग postulated that it is impossible to measure both position and momentum of a moving particle simultaneously and exactly. This statement is called Heisenberg uncertainty principle. It is impossible to measure both position and momentum of a moving particle or moving object simultaneously and exactly. तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि कोई भी जो मूविंग पार्टिकल होगा उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एक ही टाइम के अंदर एग्जैक्टली मेजर नहीं किया जा सकता. और the uncertainty, the product of uncertainty in both position and momentum of moving object or moving particle is equal to or greater than h by 4 pi. तो हम इसको लिख सकते हैं जी del x dot del p is greater than or equal to h by 4 pi. What is del x? Del x क्या है जी? Uncertainty in position. Uncertainty in position of moving object. Del p
uncertainty in momentum। तो ये दोनों के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है किसके जी, h/4π के। तो ये था हेज़नबर्ग uncertainty principle. It is impossible to measure both position and momentum of a moving particle simultaneously and exactly. The product of uncertainty in both position and momentum of moving object or particle is equal to or greater than h/4π. Del x dot del p is greater than or equal to h/4π. Del x क्या है जी, uncertainty in position है, del p क्या है, uncertainty in the momentum। और h के बारे में आप जानते हैं ये क्या है जी, प्लांक्स कांस्टेंट है। तो 4π जो है वो कांस्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अनसर्टेनिटी है ये क्यों पैदा होती है, गैर यकीनियत क्यों पैदा होती है। तो इसका जवाब ये है कि जब किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व किया जाता है उसकी पोजीशन को, तो जरूरी है कि उसके ऊपर लाइट को फॉल करवाया जाए। तो लाइट का जब फोटॉन उसके ऊपर फॉल करता है उसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व करने के लिए उसको लाइट का फोटॉन प्रोवाइड करते हैं, और जब लाइट का फोटॉन इसके साथ नॉक करेगा, इसको बाउंस करेगा, और फिर इसको नॉक करने के बाद यहां से रिफ्लेक्ट होगा, तो एट दैट टाइम हमें ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा, हमें ये नजर आएगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट हमें नजर आएगा तो अगर ये लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर हमने लाइट को फॉल करवाया और हम इसको देखना चाहते हैं, तो लाइट की जो वेवलेंथ है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, लार्जर वेवलेंथ है। लिहाजा जब उसकी लार्जर वेवलेंथ है तो उसके जरिए से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही तरह से डिटरमिन नहीं कर सकते। तो इस केस में जो डेल एक्स होगा उसके अंदर क्या होगी जी, अनसर्टेनिटी होगी, अनसर्टेनिटी। और फिर हम क्या करते हैं जी, लिहाजा पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी, मोमेंटम तो आप सही डिटरमिन कर सकेंगे, लेकिन पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी रह जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली पोजीशन हमें नजर नहीं आएगी, क्योंकि फोटॉन जो है लाइट का हमने यूज किया उसकी जो वेवलेंथ थी वो लार्जर थी, जिसकी वजह से वो पोजीशन से डिटरमिन नहीं हो सकी। यहां पे हमने लाइट फोटॉन को यूज किया। अब इस केस में जो अनसर्टेनिटी है वो किसमें है जी, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है। अब आते हैं हम किसकी तरफ कि लेट्स सपोज हम ये चाहते हैं कि मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं है, तो हम वो कैसे लिखते हैं, डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π। h/4π ये तो कांस्टेंट फैक्टर से हमने कहा इसके अंदर डेल पी की जगह पे हम जीरो वैल्यू पुट कर देते हैं कि अनसर्टेनिटी मोमेंटम के अंदर बिल्कुल नहीं है, बल्कि अनसर्टेनिटी किसके अंदर है जी, पोजीशन के अंदर है। तो डेल एक्स डॉट जीरो, डेल पी यानी अनसर्टेनिटी बिल्कुल नहीं थी, यहां पे हमने डेल पी को जीरो कर दिया, तो डेल पी इक्वल टू जीरो। अब बाकी क्वेश्चन हमारे पास ये बचेगी। अब आप देखें डेल एक्स is greater than or equal to h/4π n to 0 1/0 क्या आ जाएगा जी, डेल x greater than or equal to किस इक्वल आ जाएगा जी, इंफिनिटी के। इसका मतलब है अब जो पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा है, अप टू इंफिनिटी, लार्ज, वेरी लार्ज अनसर्टेनिटी किसके अंदर है जी, पोजीशन के अंदर। अब
हम इसका सोल्यूशन ये निकालना चाहते हैं कि इस केस में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा किस में आ गई जी, पोजीशन के अंदर, और मोमेंटम को सही फाइंड आउट कर लिया। अब हम चाहते हैं कि पोजीशन को सही फाइंड करें, तो पोजीशन को सही फाइंड करने के लिए हम जो फोटॉन ऑफ लाइट, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, अब फोटॉन ऑफ लाइट की जगह पे हमने एक्स रेज को यूज किया। तो एक्स रेज को जब हमने यूज किया, तो एक्स रेज की जो वेवलेंथ है, दिस एक्स रे फोटॉन, ये समानक है, और एक्स-रे फोटॉन की जो वेवलेंथ है दैट इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब हमारे पास पोजीशन सही फाइंड हो जाएगी, और अनसर्टेनिटी किस में होगी जी, मोमेंटम के अंदर होगी, डेल पी दैट इज इक्वल टू एम डेल वी। मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि जो अनसर्टेनिटी है वो वेलोसिटी के अंदर हो जाएगी। तो दिस इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। अब पोजीशन सही फाइंड होगी और मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी रहेगी, और हम अब ये कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू 0 है। लिहाजा इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं एज हमारे पास है डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h बाय 4 पाई। तो यहां पे हमने डेल एक्स की जगह पे जो वैल्यू है वो 0 पुट कर देते हैं, यहां पे जाएगा डेल पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h बाय 4 पाई। और जब यहां पे पहुंचे तो यहां पे डेल पी h बाय 4 पाई और 0 को उठा के चले जाएं तो डेल पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डेल पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू h बाय 4 पाई इनटू 0, 1 बाय 0 इनफिनिटी आ जाएगा। अब अनसर्टेनिटी जो मोमेंटम के अंदर है वो वेरी लार्ज है, और पहले जो अनसर्टेनिटी थी पोजीशन के अंदर वो वेरी लार्ज थी। कहने का मकसद यह हुआ कि अगर हम एक क्वांटिटी को एग्जैक्ट मेजर करते हैं तो दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती है, उसको हम एग्जैक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो लिहाजा अब इस केस को हम दोबारा देखते हैं कि अगर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा होगी तो अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन बहुत समान होगी। अगर अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन बहुत ज्यादा हो तो अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम बहुत समान होगी। यूं ये दो क्वांटिटीज कभी भी एक ही टाइम में एग्जैक्टली मेजर नहीं की जा सकती, एग्जैक्टली और साइमल्टेनियसली एक ही वक्त के अंदर एग्जैक्टली ये मेजर नहीं की जा सकती, लिहाजा इनके अंदर अनसर्टेनिटी रहती है। और इस तरह की प्रॉपर्टीज जो एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रही है, दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोज आर कॉल्ड द कंजुगेट प्रॉपर्टीज। तो ये यहां पे पोजीशन और मोमेंटम जो है इन दोनों को हम क्या कहते हैं जी, कंजुगेट प्रॉपर्टीज कहते हैं। दीज आर सिमिलरली एक और रिलेशन भी है जो आपके लेवल पे नहीं है, वो है एनर्जी और टाइम का रिलेशन है। एनर्जी और टाइम जो है वो भी दोनों एक ही टाइम में एग्जैक्टली फाइंड नहीं की जा सकती, लिहाजा उनको भी हम कंजुगेट प्रॉपर्टीज कहते हैं। दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर नोन एज द कंजुगेट प्रॉपर्टीज। चार से रिपीट करते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन की तरफ आते। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो कंट्राडिक्ट करता है बोहर के मॉडल को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल और मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली एंड एक्जैक्टली, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल व्हिच वाज गिवन बाय द वर्नर हाइजेनबर्ग in 1927, this principle states that it is impossible to measure both position and momentum of a moving particle simultaneously and exactly. The product of uncertainty in both position and momentum of moving object or particle is equal to or greater than h by 4 pi. Mathematically, it can be represented as del x dot del p is greater than or equal to h by 4 pi.
डेल एक्स क्या है जी, इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, और डेल पी क्या है जी, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम, और एच क्या है जी, प्लांक्स कांस्टेंट है। अब हमने इसको आगे एक्सप्लेन किया कि व्हाई देयर इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम। सो हमने कहा कि पोजीशन को पहले देख लेते हैं, और किसी भी चीज की पोजीशन को फाइंड करने के लिए जरूरी है कि उसके ऊपर लाइट को फॉल करवाया जाए। तो यहां पे हम लाइट फोटॉन को फॉल करवाते हैं मूविंग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए। जब लाइट का फोटॉन उसको नाव करता है और हमें उसकी पोजीशन पता चलती है, चूंकि लाइट फोटॉन जो है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, लिहाजा इस केस के अंदर हमें उसकी पोजीशन एग्जैक्टली पता नहीं चलेगी। उसकी पोजीशन के अंदर क्या रह जाएगी, अनसर्टेनिटी रह जाएगी। और कितनी अनसर्टेनिटी होगी, वो अप टू इंफिनिटी होगी, बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि हमने कहा इस केस में हमारे पास इक्वेशन है del x डॉट del p is greater than or equal to h by 4 pi। हमने कहा del x के अंदर अनसर्टेनिटी है और del p के अंदर अनसर्टेनिटी नहीं है, तो वो जीरो हमने पुट कर दिया। जब ये जीरो तो जाएगा तो 1 by 0 इंफिनिटी के इक्वल हो जाएगा, del x is greater than or equal to इंफिनिटी हो जाएगा। तो लार्ज अनसर्टेनिटी पैदा होगी किसके अंदर, पोजीशन के अंदर, मोमेंटम को सही फाइंड करने के। अब हम इसका हल ये निकालते हैं कि हम पोजीशन को सही डिटरमाइन करने के लिए जो फोटॉन यूज करते हैं वो एक्सरे फोटॉन यूज करते हैं, बिकॉज द एक्सरे फोटॉन हैविंग द वेवलेंथ कंपेरेबल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। Now we can determine the position of the electron exactly, but the uncertainty is created in the momentum. Why? When the photon of X-ray is used to determine the position of electron, then this photon knock to the electron and changes the velocity, or you can say the momentum of the electron. So at that time क्या करेगा जी, उसका momentum change कर देगा। और जब मोमेंटम चेंज होगा तो उस टाइम आपको पोजीशन तो सही पता चल गई, लेकिन मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी रह गई, और वो अनसर्टेनिटी कितनी है, वो भी अप टू इंफिनिटी है। ये दोनों क्वांटिटीज जो है, दीज आर दी कंजुगेट प्रॉपर्टीज आर कंजुगेट क्वांटिटीज। Those properties which are independent of each other are called the conjugate properties, like momentum and position of moving particle, like energy and time, और इस तरह की क्वांटिटीज हैं जिनको हम कंजुगेट प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये था सारा किसके बारे में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, कि अगर हम एक चीज को सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन करते हैं तो दूसरी अनसर्टेन रह जाती है, और जब दूसरी को सर्टेनिटी के साथ डिटरमाइन करते हैं तो पहली के अंदर अनसर्टेनिटी रह जाती है। तो यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, और लास्ट पे हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की जो लिमिटेशन क्या है, वो ये है कि दिस प्रिंसिपल एप्लीकेबल टू माइक्रो पार्टिकल्स लाइक, वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, etc. and not applicable to macro particles like फुटबॉल हो सकता है, स्टोन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, स्टोन, etc. What is the reason behind it? ये क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसके लिए हम ये कहते हैं, because in case of macro particles the product of uncertainty in position and momentum is too small to be measured. Because the product of
the product of uncertainty in both position and momentum of macro particle is too small. TW2 too small to be measured. इसके मीनिंग जी कि the product of uncertainty in both position and momentum of the macro particle is too small to be measured. यानी जो पोजीशन और मोमेंटम के अंदर जो अनसर्टेनिटी होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बहुत ही समान होगा जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, बहुत समान होगा। और जबकि माइक्रो पार्टिकल्स के केस में वो जो प्रोडक्ट आएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लार्ज आएगा। लेकिन मैक्रो पार्टिकल्स के केस में वो आंसर बहुत ही समान आएगा, इसलिए हम उसको मेजर नहीं कर सकते। Therefore, we can say that Heisenberg uncertainty principle is applicable to the microparticles and not applicable to the macroparticles. Best of luck। यही था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।